जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं बाबा साहब तथा भगवान गौतम बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए भीमयान बौद्ध संसार नामक चैनल बनाया है। साथियों, आज के प्रसंग में माननीय अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरित मानस के बदौड़ा कांड से लिया गया है। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के यहाँ सैन्य सचिव पद पर कार्य करते हैं, लेकिन उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। कोई भी अपना घर किराए पर भी देने को राज़ी नहीं होता है। बड़े मुश्किल से नाम छिपाकर वे पारसियों के एक सराय में रहने लगते हैं, लेकिन पारसियों को भी इस बात की जानकारी हो जाती है और वे बाबा साहब को तत्काल वहाँ से निकल जाने की चेतावनी देते हैं। बाबा साहब उनसे 6 घंटे की मोहलत लेते हैं। इस 6 घंटे की मोहलत में बाबा साहब कमरा लेने के लिए, किराए के कमरे के लिए अथक प्रयास करते हैं। इन्हीं सब बातों का वर्णन है साथियों। और यदि आप भी बाबा साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, इस पर प्यारा सा कमेंट करके इसको अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए साथियों। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। बाबा साहब महाराज गायकवाड़ को पत्र लिखते हैं। पत्र में क्या लिखते हैं कि मैं रियासत के दरमियान दुख सहता हूँ। मैं रियासत के दरमियान दुख सहता हूँ और हो कर के मैं लाचार पत्र लिखता हूँ। मेरे नाथ साथ में करते दुर्व्यवहार और चिढ़ा चिढ़ा कर मुझे यहाँ पर कहते सभी महार। और महाराज नहीं मैं खुश बिल्कुल दफ्तर से, और चपरासी भी देखें बुरी नज़र से। मुझको फाइल देना भी पाप समझते, कि मुझको फाइल देना भी पाप समझते, और दूरी से फाइल फेंक मेज पर भगते। और मेरे नाथ साथ में एक ऐसा सल्लूक, और चपरासी पानी तक को भी दे जवाब दो टूक, कि कोई नहीं बोलने देई मुझे महफिल में, और नहीं देता कोई जगह मुझे होटल में। मेरे नाथ अंत में ठहरा एक सराय, और उसमें से भी मार पीट कर मुझको दिया भगाए, कि इस तरह नहीं 10 वर्ष कर सकूं पूरी। है मेरे साथ में यही विकट मजबूरी। मेरे नाथ आप हो आकल दानिशमंद, मेरी समस्याओं का करिए जल्दी कोई प्रबंध। और यदि मुझे रियासत में तुम रखना चाहो तो मेरे पत्र का उत्तर शीघ्र पठाओ।
मेरे नाथ कौन सी ऐसी वे टकसाल और ऐसी मनोवृत्ति पैदा हो जहाँ पर है महिपाल। तो खत को लेकर अम्बेडकर चल दीने तत्काल और राजमहल में आ गए जहाँ बैठे महिपाल। अम्बेडकर जी, महाराजा धीराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। गायकवाड़, आयुष्मान हो बेटा आयुष्मान, कहो कैसे आना हुआ। अम्बेडकर, महाराज कुछ फरियाद लेकर आया हूँ। गायकवाड़, अम्बेडकर कहो क्या फरियाद लेकर आए हो। अम्बेडकर, महाराज यह लो जुल्मों सितम से भरा पैगाम। गायकवाड़ कहते हैं कि गमगीन से आओ नजर, गमगीन से आओ नजर, पहुँचा कोई आघात है और पढ़कर मुझे सुनाओ तुम ऐसी हुई क्या बात है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी दुख भरी दास्तान को जो पत्र में लिख कर लाए थे महाराज गायकवाड़ को सुनाते हैं। पत्र को सुनाते सुनाते अम्बेडकर की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। महाराज गायकवाड़ अम्बेडकर की विवशता को देखकर उन्हें किस प्रकार ढाढ़स बंधाते हैं कि अम्बेडकर बेटे सचमुच ही तेरी ये करुण कहानी है और आघात लगा मुझको भारी, इसमें मेरी बदनामी है कि दीवान रियासत के ढिंग तुम अम्बेडकर अभी चले जाओ, वे सभी समस्या हल कर दें जाके तुम उनको बतलाओ। गायकवाड़, आप अम्बेडकर को रियासत दीवान के पास ले जाओ तथा उनसे कहकर सभी समस्याओं का निदान कराओ कि अम्बेडकर दीवान के पहुँच गए हैं पास और हाथ जोड़ कहने लगे तब अपनी अरदास। अम्बेडकर जी, दीवान साहब प्रणाम। दीवान, प्रणाम, कहो अम्बेडकर कैसे आना हुआ। अम्बेडकर जी, कि मैं जुल्मों और अन्यायों ने सीमा से अधिक सताया हूँ, कि मैं जुल्मों और अन्यायों से सीमा से अधिक सताया हूँ और इसलिए आपसे दुख भरी कुछ व्यथा सुनाने आया हूँ। दीवान कहते हैं कि अम्बेडकर क्या कष्ट है स्पष्ट बतलाओ। दीवान कहता है अम्बेडकर क्या कष्ट है स्पष्ट बतलाओ मुझे, और बेचैन इतने किस लिए वो कष्ट बतलाओ मुझे। अम्बेडकर कहते हैं कि दर्द और पीड़ा भरा ये थामो पैगाम, और जो बीती मम साथ में लिखी बात तमाम। दीवान कहते हैं अम्बेडकर अपनी दुख भरी कहानी अपने ही मुख से सुनाओ तो अच्छा होगा। अम्बेडकर कहते ठीक है दीवान साहब सुनिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी दुख भरी कहानी जो पत्र में लिखी हुई थी दीवान साहब को पढ़कर सुनाते हैं। पत्र को सुनकर दीवान साहब अम्बेडकर का किस प्रकार उत्तर देते हैं कि अम्बेडकर आप झूठ कहते
मुझको बिल्कुल स्वीकार नहीं। रियासत का कोई भी कर्मी कर सकता दुर्व्यवहार नहीं। अम्बेडकर कहते कि दीवान रियासत सच मानो, मैं झूठ कभी नहीं कहता हूँ। और दूरी से फाइल पकड़ाते अपमान अत्यधिक सहता हूँ। और पानी भी मुझे नहीं मिलता, पूरे दिन प्यासा मरता हूँ। और इसलिए करो कुछ मदद मेरी, मैं विनय आपसे करता हूँ। दीवान कि इसमें क्या दोष रियासत का, अरु नहीं कुछ दोष हमारा है। व्यवहार ठीक नहीं जब खुद का, इसमें तो दोष तुम्हारा है। अम्बेडकर कि यदि आप नहीं सुन सकते हो तो किससे और कहूँगा मैं। इन जुल्मों सितम अत्याचारों को कब तक और सहूँगा मैं। अम्बेडकर चपरासी आपको पानी नहीं पिलाते तो अपना पानी ले जाया करो। रही बात फाइल की, तो इससे भी आपके कार्य में कोई अवरोध नहीं आएगा। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि ऐसा न सोचिए मान्यवर, कुछ मदद मेरी तुम कर दीजिए। और एहसान न भूलूं जीवन भर, इतनी विनती मम सुन लीजिए। दीवान कहते हैं अम्बेडकर इसके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। और यदि अन्य कष्ट कोई और तुम्हें, मैं मदद आपकी कर सकता। अम्बेडकर कि अब तक नहीं मुझको मिला रहने को स्थान, और इस कारण से भी अधिक रहता हूँ परेशान। कि नहीं मिला मुझे अब तक रहने को ठियो, और इसीलिए मेरा ये धड़क रहा है हियो। और मेरे नाथ मकान की थी बहुत तलाश, और लेकिन खड़ा नहीं होने दे मुझको अपने पास। और कोई जगह न देते मुझको होटल वाले, और रहने के भी मेरे पड़े हैं यहाँ पर लाले। और मेरे नाथ अंत में ठहरा एक सराय, और उसमें से भी मार पीट कर मुझको दिया भगाए। कि होटल सराय और सभी भवन के स्वामी, कोई मुझे जगह देने को भरे नहीं हामी। और मेरे नाथ सभी ने करी साफ इंकार, और सब प्रकार से आज हो चुका अम्बेडकर लाचार। इतनी तो मेरी विनय आप सुन लीजिए, और केवल रहने का तुम प्रबंध कर दीजिए। मेरे नाथ आपका होगा बहु आसान, और मुझे किराए पर दिलवा दो केवल एक मकान। दीवान कहता कि अम्बेडकर तुम स्वयं ही कमरा करो तलाश, अवश्य कहीं मिल जाएगा, करिए आप प्रयास। कि करिए आप प्रयास, दिखाओ क्यों इतनी लाचारी। और एक मकान की तलाश करना काम नहीं कोई भारी।
और पढ़े लिखे हो कर क्यों बातें करते हारी हारी। और जाओ आप निभाओ अपनी पूरी जिम्मेदारी। कि सुनो तुम कान लगाकर, सुनो तुम कान लगाकर, और तलाशो कमरा जाकर, और करो मत नींद हराम करूं मकान तुमको तलाश, ये नहीं है मेरा काम। अंबेडकर। अंबेडकर ने की विनय दो जोड़ कर हाथ, और पर रियासत दीवान ने सुनी न कोई बात। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने रियासत दीवान से अनन्य अनुनय विनय की, लेकिन उनकी विनय का रियासत दीवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर बेहोश और लाचार होकर बदौड़ा से बंबई आ जाते हैं तथा वहां आकर अपने मित्र कैलुस्कर के घर पहुंचते हैं। तब अपनी दुख भरी करुण कहानी उन्हें इस प्रकार सुनाते हैं कि भ्रात आज क्या तुम्हें सुनाऊं, भ्रात आज क्या तुम्हें सुनाऊं अपनी करुण कहानी। और कहते हुए मेरी आँखों से झरझर बहता पानी। कि छुआछूत की दफ्तर में भी बहुत बुरी बीमारी, और मेरे साथ में द्वेष ईर्षा करते हैं अति भारी। कि दूरी से फाइल पटकाते चपरासी कर्मचारी, और नहीं समझता कोई मुझको वहाँ अपना अधिकारी। कि चपरासी तक मुझे वहाँ पर, चपरासी तक मुझे वहाँ पर नहीं पिलाते पानी। और कहते हुए मेरी आँखों से झरझर बहता पानी। वही हिंदू मुस्लिम सिख पारसी सभी क्लब में जाते, किंतु वहाँ मेरे जाने पर वे प्रतिबंध लगाते। और सभी परस्पर बोले चाले मुझसे नहीं बतराते, और मेरे पास तक आने में भी वो सारे कतराते। कि राजभवन में पशुओं जैसी है मेरी जिंदगानी, और कहते हुए मेरी आँखों से झरझर बहता पानी। कि घूम घूम कर सभी तरह से बहु प्रयास कर लीना, किंतु वहाँ पर मुझे किसी ने एक मकान नहीं दीना। और बड़ी बड़ी मुश्किलों से है भ्राता काटा एक महीना, किंतु मेरा थोड़े दिनों में ही मुश्किल हो गया जीना। कि राजभवन का हाल देख कर मुझे हुई अति ग्लानि, और कहते हुए मेरी आँखों से झरझर बहता पानी। कि अंतत्वा गत्वा मैंने अपनी असली जात छुपाई, और तब जा कर के एक सराय में शरण मुझे मिल पाई। कि पारसियों को ज्ञात हुआ तो मुझ पर करी चढ़ाई, और उसी वक्त मुझको सराय से सबने दिया भगाई। कि राजभवन में पहुंचा अपनी कहने करुणों कहानी, और कहते हुए मेरी आँखों से झरझर बहता पानी। कि जब सारा अहवाल मैंने ये नप को जाई बताया,
तो महाराजा ने उसी वक्त दीवान के पास पठाया कि उनसे भी सहयोग मुझे नहीं कोई मिल पाया। अंत तो गत्वा विवश होई कर मैं बम्बई को धाया कि आज मेरे संग में कर दो कुछ भ्रात मेहरबानी। और कहते हुए मेरी आँखों से झरझर बहता पानी। कि कैलुस्कर इस प्रकार अम्बेडकर क्यों तुम रहे घबराए, और अभी शिकायत मैं करूं महाराजा से जाए। कि धीरज धरो चिंता तजो बिल्कुल न गम तुम कीजिए, अम्बेडकर इस भांति से हृदय न हल्का कीजिए। जो भी शिकायत आपकी जा करके मैं नृप से कहूँ, और अम्बेडकर सारी समस्या मैं सुलझवा कर रहूँ। महाराज गायकवाड़ का अत्यंत सौम्य स्वभाव है, इसमें मेरा भी भूप पर अत्यंत खास प्रभाव है। कैलुस्कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सांत्वना देते हैं तथा स्वयं महाराजा धीराज के पास पहुंचकर उन सभी समस्याओं के बारे में महाराज गायकवाड़ से निवेदन करते हैं। लेकिन कैलुस्कर को भी इस कार्य में सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार कैलुस्कर भी निराश होकर वापस आ जाते हैं। मार्ग में उनकी प्रोफेसर जोशी से मुलाकात होती है। कैलुस्कर अम्बेडकर की भवन समस्या उनके सामने रखते हैं। कैलुस्कर प्रोफेसर जोशी में प्रगाढ़ मैत्री होने के कारण प्रोफेसर जोशी अपने घर का एक कमरा अम्बेडकर को किराए पर देने के लिए कैलुस्कर को वचन दे देते हैं। कैलुस्कर अपने घर आकर महाराज गायकवाड़ से हुई वार्ता के परिणाम से अम्बेडकर को अवगत कराते हैं। कैलुस्कर जी कहते हैं कि महाराज बदौड़ा को मैंने हे ब्रात बहुत समझाया, और कर लिए प्रयास मैंने भरसक पर कोई रंग नहीं चढ़ पाया। कि 10 वर्ष रियासत की सेवा हे भ्राता अब नहीं कर पाऊं, ये किया मैंने भी दृढ़ निश्चय अब नहीं बदौड़ा को जाऊं। कैलुस्कर कि महाराजा धीराज बदौड़ा ने आज मेरी बात गिराई है, और हे मित्र किसी अधिकारी ने निश्चित ही चुगली खाई है। अम्बेडकर कि किस किस से मोल लड़ाई लूं, सबके सब महार कहते हैं, और चपरासी से अधिकारी तक सब एक गोल में रहते हैं। कैलुस्कर कहते हैं अम्बेडकर आप निराश मत हो। अम्बेडकर फिर मित्र फिर क्या करूं। कैलुस्कर संभवतः मकान की समस्या हल हो जाएगी। अम्बेडकर वो कैसे। कैलुस्कर कहते हैं कि हल हुई समस्या रहने की बतलाऊं तुमको अम्बेडकर, और मिल गया बदौड़ा में ही घर, तुम उसमें जाकर रहो निडर। अम्बेडकर कहते हैं कि उस महापुरुष को बतलाओ जिसने ये पावन कार्य किया, हे भ्रात धन्य उस मानव को संकट में आश्रय मुझे दिया। हे मित्र कैलुस्कर कहते हैं हे मित्र
मित्र, प्रिय मित्र मान्यवर जोशी जी, जो मेरे साथ के प्रोफेसर, वो पूर्ण रूप से सहमत हैं तुम्हें रखने को अपने घर। अंबेडकर की पहचान मुझे नहीं पाएंगे, थोड़ा सा कष्ट और कीजिए। हे भ्रात, आप जोशी जी को एक पत्र मुझे लिख दे दीजिए। प्रोफेसर कैलुस्कर माननीय जोशी के नाम से उसी वक्त पत्र लिख करके दे देते हैं। इधर माननीय जोशी अंबेडकर को एक कमरा किराए पर देने के संबंध में अपनी धर्म पत्नी से किस प्रकार विचार विमर्श करते हैं। जोशी जी कहते हैं, प्रिय कमला कहते हैं जी, प्रोफेसर जोशी कहते हैं, मैंने अंबेडकर को एक कमरा किराए पर देने के लिए प्रोफेसर कैलुस्कर को वचन दे दिया है। कौन अंबेडकर? प्रोफेसर जोशी। डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर कैलुस्कर के परम मित्र हैं। कमला, ये तो अच्छी बात है। प्रोफेसर जोशी, आपकी इसमें क्या राय है? कमला कहती है, ये तो हमारे हित की बात है। एक तो किराए से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, दूसरी तरफ घर में चहल पहल भी बनी रहेगी। प्रोफेसर जोशी कहते, ये सब सोचकर ही मैंने कैलुस्कर को वचन दे दिया है। कमला, आपका विचार अति उत्तम है प्रोफेसर जोशी, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई एतराज तो नहीं होगा? कमला, कैसा एतराज? प्रोफेसर जोशी, लड़का तो सुशील है लेकिन महार जाति का है। महार? कमला कहती कि बात मेरी सुनो तुम कान खोल कर, अपना कमरा किराए पे दूंगी नहीं। नीच जाति के अंबेडकर के लिए किसी कीमत पे घर में रखूंगी नहीं। प्रोफेसर जोशी कि नीच जाति का बेशक है अंबेडकर, किंतु काफी सुशिक्षित व विद्वान है, और जाति से कोई छोटा बड़ा ना हुआ प्रिय, वे भी तो हम जैसा इंसान है। कि नीच जाति को घर में रखूंगी नहीं, जिंदगी भर का पथ भ्रष्ट हो जाएगा। मैं हूँ बचपन से शिव की पुजारिन सजन, मेरा ईमान धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रोफेसर जोशी कहते, अर्धे के विश्वास विष को पिलाना प्रिय, बात मेरे गले से उतरती नहीं। वैसे भगवान शिव की पुजारिन बनो, किंतु भगवान से भी तू डरती नहीं। कमला, किसी कीमत पे उसको न घर में रखूं, आगे ज्यादा न मुझको सताओगे तुम। शक्ल उसकी यहाँ पर अगर देख ली, मेरा मुख भी नहीं देख पाओगे तुम। प्रोफेसर जोशी, ध्यान तेरी अगरचे मैं मानूं कहीं, तेरा ईमा धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु जीवन का साथी सदा के लिए मित्र मुझसे मेरा रुष्ट हो जाएगा। कमला कहती कि प्रीत टूटे चाहे मीत रूठे सजन, इससे मुझको न कुछ भी सरोकार है, और नीची जात को घर में रखूंगी नहीं, बात मुझको तुम्हारी न स्वीकार है। प्रोफेसर जोशी, ठीक है कमला, यदि आप सहमत नहीं हो तो मैं अभी नौकर के हाथ पत्र भेजकर अंबेडकर को स्टेशन
से ही वापस कराए देता हूँ। प्रोफेसर जोशी डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखते हैं कि अंबेडकर, मैं तो मकान देने के लिए तैयार हूँ, किंतु पत्नी की तरफ से मित्र मैं लाचार हूँ। कि पत्नी को समझाने की कोशिश कई हरिश्चंद्र है, किंतु तुमको घर में रखना उन्हें नहीं पसंद है। इसलिए घर आने की कोशिश ना अब तुम कीजिए, और कष्ट जो पहुंचा तुम्हें उसको क्षमा कर दीजिए। प्रोफेसर जोशी का नौकर को पत्र लेकर स्टेशन पर पहुंच जाता है। पूछताछ करने पर नौकर की डॉक्टर अंबेडकर से भेंट हो जाती है। नौकर प्रोफेसर जोशी द्वारा लिखे पत्र को उन्हें प्राप्त करा देता। डॉक्टर अंबेडकर उस समय पत्र को खोलकर पढ़ने लग जाते हैं और पत्र को पढ़ते पढ़ते ही उनके नेत्रों में आंसू झलक पड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कि सभी कहें भगवान है, कहाँ गया भगवान, और आज बदौड़ा में मेरा हो रहा क्यों अपमान। कि अब ना बदौड़ा जाऊंगा यह मन में ली ठान, और सीधा बम्बई के लिए करता हूँ प्रस्थान। कि 10 वर्ष की सेवा का मैंने जो दिया नृप को वचन, किंतु असह अपमान से मम हो चुका है व्यथित मन। रियासत की सेवा नहीं करूं, कहता हूँ खा करके कसम, मैं बदौड़ा की जमी पर अब न रखूंगा कदम। कि खोल दिए अपमान ने अब ये मेरे दोनों नयन, सम्मान से बम्बई में ही जाकर कमाऊंगा मैं धन। तो साथियों, इस प्रकार बाबा साहब बदौड़ा से वापस आकर बम्बई में रहने लगते हैं। इसी के साथ आज का प्रसंग खत्म होता है। सभी को जय भीम।